सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम करेंगे वेव ऑप्टिक्स। ठीक है, तो वेव ऑप्टिक्स थोड़ा टफर साइड में चैप्टर कह सकते हैं क्योंकि थोड़ा कॉम्प्लेक्स है समझने में, बट हम ट्राई करेंगे इसको इजी वे में अंडरस्टैंड करने का। ओके, तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। वेव ऑप्टिक्स ये हमें थोड़ा बहुत वेव के बारे में बताता है। इसमें मेनली 3 टॉपिक्स पढ़ते हैं, पता है क्या? 3 टॉपिक्स। इसमें हम पढ़ते सबसे पहले इंटरफेरेंस के बारे में कि कोई भी 2 वेव कैसे आपस में इंटरफेरेंस करती है। अब इसके भी 2 टाइप होते हैं, कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव। ठीक है, हम इन दोनों की प्रॉपर्टी पढ़ेंगे एंड हम ये दोनों चीज़ें यूज़ करके कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस यूज़ करके हम 2 चीज़ें पढ़ेंगे। एक तो YDSC, इसको बोलते हैं यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। दूसरा हम पढ़ेंगे डिफ्रैक्शन। ठीक है, हम इन दोनों में डिफरेंस जानेंगे और इसकी एक इम्पॉर्टेंट डेरिवेशन है कि हमें लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन एंड लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन प्रूफ करना है। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन प्रूफ करना है हमें यूजिंग हाइगन्स प्रिंसिपल। ठीक है, इसके लिए फिर हमें हाइगन्स प्रिंसिपल भी जानना होगा। तो मेनली ये टॉपिक्स हैं, इन्हीं के अंदर से क्वेश्चन आते हैं। थोड़ा न्यूमेरिकल साइड पे ज़्यादा रहता है चैप्टर, कंसेप्चुअल एंड न्यूमेरिकल दोनों टाइप का चैप्टर है। ठीक है, तो सबसे पहले हम थोड़ा बहुत बेसिक्स जान लेते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे वेव फ्रंट के बारे में। व्हाट इज़ वेव फ्रंट? ठीक है, तो इमेजिन करो कोई भी एक वाइब्रेटिंग पार्टिकल है। वाइब्रेटिंग पार्टिकल कोई भी एक वेव बनाएगा और वो वेव कहीं पे भी ट्रैवल करेगी तो 2 तरह से कर सकती है, ट्रांसवर्स वेव में और लॉन्गिट्यूडनल वेव में। तो हम इसको ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड भाषा में यूज़ ना करते, हम ऐसे बोलेंगे कि कोई भी एक चीज़ जो ये वाइब्रेट कर रही है वो अपने साथ वाले या नेबरिंग पार्टिकल को भी वाइब्रेट करेगी और वो दोनों सेम फेस में वाइब्रेट करेंगे। तो ऐसे ही हमारी जो वेव है वो आगे जाएगी। ठीक है, तब इसके लिए सेम फेस में वाइब्रेट करना को हम ऐसे समझ सकते हैं कि कोई भी 2 चीज़ जो अपने एम्पलीट्यूड पे सेम टाइम पे पहुँचे उसको हम कहेंगे कि हाँ वो सेम फेस में है। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं। तो इट इज़ द कंटिन्यूअस लोकस। अब ये वर्ड आपने सुना होगा, लोकस। लोकस को तुम एक ऐसा पॉइंट समझ लो जो एक इक्वेशन को फुलफिल करता है या कोई भी एक पर्टिकुलर पाथ को फुलफिल करता है। जैसे कि अगर मैं एक सर्कल बनाना चाहूँ तो मैं उसको एक छोटे छोटे डॉट्स में ऐसे करके बना सकता हूँ। तो जो कोई एक इक्वेशन जो जिन पे सारे पॉइंट्स लाए करेंगे वो ही लोकस हो जाएगा पॉइंट। ठीक है, ऐसे समझ लो। तो कंटिन्यूअस लोकस ऑफ ऑल द पार्टिकल्स वाइब्रेटिंग इन सेम फेस। ठीक है, इसके लिए हम 2-3 चीज़ें देखते हैं कि हमारे क्या क्या शेप होती है, क्या क्या मतलब दिखते कैसे है वेव फ्रंट। ठीक है, तो सबसे पहले बात, हमें एक पॉइंट सोर्स दे रखा है। ठीक है, पॉइंट सोर्स, तो इसमें हमारी बनती है स्पेरिकल। ठीक है, स्पेरिकल वेव फ्रंट बनता है। दूसरा मान लो हमें दे दिया कोई लीनियर सोर्स, लीनियर मतलब स्ट्रेट लाइन सोर्स हो गया, तो उसके अराउंड एक सिलेंड्रिकल शेप बन जाती है। ठीक है, सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट। ठीक है, और तीसरा मान लो कोई प्लेन वेव फ्रंट हो गया। तो हम इसको ऐसे बोल सकते हैं कि वेव फ्रंट लार्ज डिस्टेंस से जो पैरेलल वेव्स आती है, तो से लार्ज डिस्टेंस पे कोई सोर्स रखा है तो वो आता है हमारा प्लेन वेव फ्रंट। ठीक है, अब इनके थोड़े थोड़े डायग्राम भी देख लेते कैसे दिखते हैं। जैसे एक पॉइंट पार्टिकल है, पॉइंट सोर्स है, तो इसका एक सर्कल सा बन जाता है। ठीक है,
ये कुछ ये थोड़ी शेप है ऐसी सी, वेट, अरे यार, ठीक है, ये कुछ ऐसा बनेगा और इसके बाहर से ऐसे जाएंगी ना, ये देखो ये वेव फ्रंट जा रहे हैं हमारे, ओके। उसके बाद हम देखेंगे एक लीनियर सोर्स से, तो ये कुछ ऐसे जाते हैं, तो ये हम इसको एक सिलेंडर की तरह ज्यूम कर सकते हैं, देखो ऐसे, ठीक है। और मान लो कोई पैरेलल ऐसे आ रही है वेव्स, तो हम इसको थोड़ा ऐसे देख सकते हैं, ठीक है, ये देखो, ओके, गॉट इट। तो हम थोड़ा सा आगे और बढ़ते हैं, हो पाए आप लोगों को समझ आ गया होगा। तो हम थोड़ा वेवलेट्स और हाइगन्स प्रिंसिपल के बारे में जानते हैं। हाइगन्स प्रिंसिपल, ठीक है। तो ये प्रिंसिपल हमें ये कहता है कि जो भी एक पॉइंट है, कोई वाइब्रेटिंग सोर्स है, उसने एक वेव फ्रंट बना दिया, तो वो वेव फ्रंट एक आगे वेवलेट को जन्म देगा, और वो वेवलेट फिर एक वेव फ्रंट बनाएगा, और वो आगे फिर से और वेवलेट्स को जन्म देगा, ठीक है। तो तुम इसको थोड़ा ऐसे इमेजिन कर लो कि एक पॉइंट सोर्स है, उसने एक वेव बनाई, तो इस पे वेव पे हर एक पॉइंट पे, कलर चेंज कर लेते हैं, हर एक पॉइंट पे एक नया वेवलेट बनेगा, जो हर एक नए वेव फ्रंट को जन्म देगा, ठीक है। कुछ ऐसा सिनेरियो मान लो, और फर्दर ये जो वेव बनी, इन पे भी अलग अलग पॉइंट्स होंगे छोटे छोटे, ठीक है, गॉट इट। तो हाइगन्स प्रिंसिपल हमें मेनली यही कहता है। तो हम इसके वो लिख लेते हैं, डिफाइन और एक्सप्लेनेशन, ठीक है, इसको यहाँ रख देते हैं, ठीक है। तो प्रिंसिपल बोलता है ईच पॉइंट ऑन प्राइमरी वेव फ्रंट is the source of secondary disturbance and the wavelets emerging from these points spread out in all the directions with the speed of wave, ठीक है। तो लॉजिकल भी है, स्पीड ऑफ वेव जो होगी उसी से वेवलेट्स हमारे ट्रैवल करेंगे। आगे लिखा है दीज वेवलेट्स emerging from the wavefront are usually referred to as secondary wavelets, ठीक है। तो जो वेवलेट हमारे वेव फ्रंट पे बनती है, मतलब जो हमारा पहला वेव फ्रंट हुआ और उस पे जो वेवलेट्स बनी, हम उसको कहेंगे सेकेंडरी वेवलेट्स, ठीक है। एक और पॉइंट लिख लो, इफ वी ड्रॉ a common tangent to all these spheres
we obtain the new position of primary wavefront at same time। तो इसमें क्या बोल रहा है, इफ वी ड्रॉ कॉमन टेंजेंट टू ऑल दी स्पेयर्स वी ऑब्टेन द न्यू पोजीशन ऑफ प्राइमरी वेवफ्रंट एट सेम टाइम। ठीक है, तो हम एक कॉमन टेंजेंट ड्रॉ करते हैं। अब इसका मतलब थोड़ा समझने के लिए हम इसको विजुअली देखते हैं। ठीक है, हमने स्पेयर्स बना लिया है, ऐसे ये जुड़े हुए हैं स्पेयर्स। ठीक है, हम इनको ऐसे देख लेते हैं कि इन सबके जो रेडियस है ना, एक स्ट्रेट, ये सेंटर्स है वो स्ट्रेट लाइन में है ऐसे। ठीक है, और हम इनके कॉमन टेंजेंट बनाए। तो टेंजेंट आपको पता है सर्कल की कैसे पास करती, सिंपल एक पॉइंट पे टच करती हुई। तो हमको रिलेटिव पोजीशन पता चल जाती है सबकी जो नए वेव फ्रंट बनेंगे। ठीक है, तो देखो ये वाला क्या होगा जो ब्लू लाइन से है, बताओ, ये होगा हमारा सेकेंडरी वेव फ्रंट। ठीक है, अच्छा, और ये बताओ सर्कल से वो क्या है, वो है हमारा प्राइमरी वेव फ्रंट। ठीक है, और मान लो थोड़े घूमे हुए हो या इसी को बीच में से धक्का दे दिया हो, तो हम इसको कैसे ड्रॉ कर सकते हैं, तो कुछ ऐसे। देख लो, कुछ ऐसे ही दिखेगा आई होप, ये नेकलेस जैसा। इन सब के भी स्पेयर्स हमने आपस में ऐसे ज्वाइन कर दें तो कुछ ऐसा सा दिखना चाहिए। ठीक है, और इन सब के हमने कॉमन टेंजेंट ड्रॉ कर दी तो ठीक है, कुछ ऐसा दिखेगा। ठीक है, थोड़ी रफ ड्राइंग है तो समझ जाओ। इसमें भी हमारा सेकेंडरी वेवलेट ही हो जाएगा, सेकेंडरी वेव फ्रंट, और प्राइमरी वेव फ्रंट फिर से ही हो जाएगा। ठीक है, तो हम आगे चलते हैं। इसके बाद हम एक चीज़ पढ़ते हैं, छोटा टॉपिक है, 1-2 मार्क्स में क्वेश्चन आ जाता है कि हम डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों से प्लेन वेव फ्रंट का बिहेवियर चेक करते हैं। ठीक है, तो हेडिंग डाल देते हैं, बिहेवियर, हेडिंग ऑफ प्रिज्म, कॉन्वेक्स लेंस and concave mirror towards plane wavefront। ठीक है, इसमें बस हमें समझ जाना चाहिए, हम उसको ऐसे ट्रीट करेंगे कि वो वेव फ्रंट और वो कहीं पे भी रिफ्रैक्शन होता दिखेगा तो वो अपने आप को एडजस्ट कर लेगा उस हिसाब से। ठीक है, सबसे पहले हम एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं, ट्रायंगल। ठीक है, इसको थोड़ा सा बीच में ले आते हैं, यहाँ पे थोड़ा बीच में, हाँ ओके। अब हम पैरेलल लाइंस ड्रॉ करते, कुछ है क्या, नहीं पैरेलल लाइंस नहीं है, चलो कोई नहीं, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते हैं। तो जैसे हमने स्ट्रेट लाइन ली और हमने एक वेव फ्रंट निकाला ऐसे, इसका कलर चेंज, देखो ये हम पैरेलल वेव फ्रंट ड्रॉ कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है, देखो अभी तक तो पैरेलल आ रही है, फिर क्या होगा, ये थोड़ी बेंड हो जाएगी ऐसे, रुक जाओ रुक जाओ, ठीक है, ये थोड़ी सी ऐसे बेंड हो जाएगी ना, फिर ये भी ऐसे ही बेंड हो जाएगी,
और ये भी थोड़ी ऐसी ही बेंड हो जाएगी यहाँ से, ये ठीक है। हम इसको बीच में से कह सकते कि हल्की सी यहाँ बेंड हुई फिर आगे और बेंड होगी, तो हम फिलहाल इसको ऐसे ही मान के चल रहा है। होगा आपको समझ आ गया होगा। तो देखो ये यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन है, यहाँ तक एक पहला वेव फ्रंट आया, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, ये अंदर चला गया, इसको थोड़ा टाइम लगेगा अंदर जाने में, फिर इसको थोड़ा टाइम लगेगा, एंड एट लास्ट वो जो हमारा पैरेलल वेव फ्रंट है वो कैसा दिखेगा बाद में, ऐसा देखो। तो जो हमारा ये पैरेलल वेव फ्रंट था वो बाद में टिल्ट हो गया, अल्टीमेट ये कह रहा है, ठीक है। ये हो गया प्रिज्म के केस में। अब बात करते हैं थोड़ी कॉन्वेक्स लेंस के बारे में। अब हमको एक बात तो पता है, कॉन्वेक्स लेंस कन्वर्जिंग नेचर का होता है, तो वो वेव फ्रंट को कन्वर्ज कर देगा। हम इतना तो कह सकते हैं ना, कोई चीज़ कन्वर्जिंग नेचर की तो किसी भी वेव फ्रंट को कन्वर्ज कर देगा। तो देखते हैं। ठीक है, कुछ ऐसे ही सीन बनेगा, कुछ हमें ऐसी ही चीज़ दिखेगी। ये हो गया हमारा पैरेलल वेव फ्रंट, और ये होगा थोड़ा टिल्टेड वेव फ्रंट, ठीक है। तो इसका कलर चेंज कर देते हैं। ठीक है, समझ आ गया। अब हमारा लास्ट केस है एक कॉनकेव मिरर। तो हम सबको पता है कॉनकेव मिरर कैसा सा दिखता है, वो बल्जिंग इनसाइड होता है, ठीक है। ये हमारा मिरर हो गया, हमने बाहर की साइड पॉलिश कर दी। अब देखो क्या होगा, यहाँ से रे आई, यहाँ से भी रे आई, और क्या होगा, ये फोकस की साइड अगर कर देगा से थोड़ा सा, तो अल्टीमेटली हमें ज़्यादा कुछ दिखाना नहीं, हमें बस वो दिखाना है कि कैसा क्या दिखता है, ठीक है। एरो ज़रूर बनाने, देखो एरो नहीं बनाओगे तो मार्क्स टीचर क्या थोड़े खुंदक में होंगे तो 0 मार्क्स दे देंगे, नहीं तो काट देंगे मार्क्स। तो हमेशा एरो का ध्यान रखना है कि आपको एरो कैसे बनाने हैं, ठीक है। समझ आ गई। तो चलो अब हम चलते हैं एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे, रिफ्रैक्शन यूजिंग हाइगन्स प्रिंसिपल, या लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन यूजिंग हाइगन्स प्रिंसिपल, ठीक है। आ जाता है, इम्पॉर्टेंट है ये। जैसे 5 मार्कर है तो बीच में एक प्रूफ दे देंगे 3 मार्कर का, या अलग से 3 मार्कर का प्रूफ दे देंगे, तो चांसेस आता है, इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। अब आपको पता तो होगा हमें क्या निकालना है, तो हमें निकालना है, मैं लिख लेता हूँ, हमें प्रूफ क्या करके दिखाना है, साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, और वो कॉन्स्टेंट क्या आएगा हमारा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है, तो म्यू। तो हमें ये प्रूफ करके दिखाना है, ठीक है। इजी प्रूफ है, स्टार्ट करते हैं। अब आपको वेव फ्रंट की अच्छी खासी जानकारी होगी, तो हम उसी चीज़ को लेके आगे कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। कलर चेंज, ये मान लो एक रिफ्रैक्टिंग सरफेस है, ठीक है। हम बोल देते कि ये रेयरर मीडियम है, ये डेंसर मीडियम है। अब हम यहाँ से एक पैरेलल वेव फ्रंट भेजते हैं, चलो ये हमारा पैरेलल वेव फ्रंट, और ये इतनी सेम लेंथ का हम
पैरेलल वेव फ्रंट ये कैसे भेज देंगे? ओके वेट, इसको थोड़ा सा नीचे कर देते हैं। चलो कोई, चलो देखो अप्रॉक्स इतनी लेंथ है इसकी। अब देखो दोनों सेम लेंथ के हैं, तो अभी थोड़ा सा टिल्टेड है, तो हम एक बात समझ पा रहे कि दोनों ने सेम लेंथ ट्रैवल की। और ये जो ए वाली लाइन है ना, ये थोड़ी पहले पहुंच गई बी वाली से, ठीक है। ये जो हमारी रिफ्रैक्टिंग सरफेस है उस पर पहले पहुंच चुकी है हमारी लाइन ए, ठीक है। इतना समझ आ रहा है? तो हम इसको थोड़ा सा आगे एक्सटेंड और कर देते हैं, ठीक है। कुछ ऐसा ही सीन है। अब देखो हमें एक बात पता है, कोई भी चीज़ अगर रे ऑफ लाइट है वो एक रेयर से डेंसर मीडियम जाएगी तो वो टुवर्ड्स दी नॉर्मल बेंड हो जाएगी। तो टुवर्ड्स दी नॉर्मल बेंड करा देते हैं हम इसे। कलर चेंज, ठीक है। अब देखो ये वाली हमारी डेंसर मीडियम में आ चुकी, तो कुछ टाइम बाद तो बी वाली रे भी रिफ्रैक्टिंग सरफेस पे कोइंसाइड करेगी या पड़ेगी उस पर। तो मान लो वो टी टाइम बाद घुस गई, तो वो भी ये टुवर्ड्स दी नॉर्मल बेंड हो जाएगी, तो उसको भी टुवर्ड्स दी नॉर्मल बेंड कर देते हैं। ठीक है, तो हमारी कंस्ट्रक्शन हो चुकी है। थोड़े से हम परपेंडिकुलर्स वगैरह और बना देते हैं। ये हमने ए से बी पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया। सिमिलरली हम एक बी से ए पे भी परपेंडिकुलर ड्रॉप कर देते हैं, ठीक है। ठीक है, हमने ए से बी पे और बी से ए पे परपेंडिकुलर्स ड्रॉप कर दिए, ठीक है। हम इनको भी नाम दे देते हैं। चलो नाम ऐसे दे देते हैं हम इसको। ये वाला पॉइंट लेट से ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया एंड ये डी हो गया, ठीक है। अब एक बात बताओ, ये एंगल हमें पता है कौन सा है? ये एंगल हमारे पास आई है, ये एंगल हमारे पास आर है, ये रेयर डेंसर मीडियम है। और मान लो कि रेयर मीडियम में हमारी जो वेव फ्रंट है उसकी वेलोसिटी v1 है और यहाँ पे v2 है, ठीक है। तो अब यहाँ पे आते कंसेप्ट पे, ठीक है। एरोज तो बनाई नहीं, नीचे गलती हो जाती। चलो ठीक है, साइड बाय साइड देखते हैं। तो लेट्स से कि जो बी से सी डिस्टेंस है, जब ए ने पूरी अपनी रे कंप्लीट कर ली तो बी से सी डिस्टेंस खाली बच गया। तो लेट्स से बी से सी डिस्टेंस पहुंचने में उसे टी टाइम लग गया, ठीक है। तो बी सी को हम ऐसे लिख सकते हैं, बी सी इक्वल टू v1t, ठीक है। साउंड्स गुड, ठीक है। अब ये बताओ, जितनी देर में बी सी v1 से t कवर करेगा उतने टाइम में ए भी तो d तक पहुंच गया होगा। ए डी ने भी तो कुछ डिस्टेंस कवर करा होगा ए लेंथ ने। तो हम ऐसे लिख लेते हैं, ए डी इज इक्वल टू v2t, क्योंकि दोनों ने t टाइम में इतना डिस्टेंस कवर किया। अब हम एक बात जानते हैं कि v2t इज लेस देन v1t। सोचो क्यों? क्योंकि हमारा जो v1 है वो v2 से ज़्यादा है ना, क्योंकि वो रेयर मीडियम था, डेंसर में है। डेंसर वाली रे के अंदर हमारी स्पीड ऑफ लाइट कम हो जाएगी। तो हम इसलिए ये बात कह पा रहे, हमने ये यहाँ से कंक्लूड की, ठीक है। ओके, यहाँ तक सब बढ़िया। अब देखो हम इसमें एक ट्रायंगल कंसीडर करते हैं। लेट्स से ट्रायंगल ABC, ठीक है। ट्रायंगल ABC में क्या है, हमको क्या दिख रहा है कि जो
हमारा अगर मान लो ये वाला एंगल आई है तो बाय ज्योमेट्री ये भी एंगल आई होगा, इतना तो पता है हमें। तो हम इतना लिखेंगे साइन आई, ये होता है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये होगा बी सी अपॉन ए सी। ठीक है, फिर हम लेंगे ट्रायंगल ए सी डी, इसके अंदर भी हम साइन आर ले लेंगे क्योंकि अच्छा इसमें तो मार्क्ड एंगल, इसमें तो हमें कंस्ट्रक्शन का यूज़ भी नहीं करना। तो साइन आर ये होगा हमारा ए डी अपॉन ए सी। ठीक है, अब हमें बस दोनों का रेशियो लेना है या डिवाइड करना है, तो हम बोल देंगे कि साइन ऑफ आई अपॉन साइन ऑफ आर इक्वल टू बी सी बाय अपॉन ए सी अपॉन ए डी अपॉन ए सी। इन दोनों को कैंसिल आउट, तो ये आ गया हमारे पास बी सी अपॉन ए डी। ठीक है, अब हमने क्या ये चीज़ लिख रखी है, हमारे पास तो वैल्यूज़ पहले से है, हम पुट कर देते हैं। तो ये आएगा v1t अपॉन v2t। ठीक है, t से t कैंसिल आउट हो गया, तो हमारे पास आ गया स्पीड्स का रेशियो। क्या स्पीड्स का रेशियो ही हमारे पास वो नहीं हो गया म्यू की वैल्यू। ठीक है, तो हमने प्रूफ कर दिया साइन आई अपॉन साइन आर एक कांस्टेंट वैल्यू आएगी जो म्यू के बराबर होगी, और म्यू हमारा बराबर होगा वेलोसिटीज के रेशियो के इक्वल। ठीक है, इतना तो समझ आ गया होगा, चेक कर लो एक बार, गो थ्रू कर लो। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। देखो यहाँ तक आ ही गया, तो आपको इसमें एक बात और बताऊं, आपने सिर्फ इतना कर दिया और ये 5 मार्क में आ गए, तो टीचर मार्क्स कैसे देगा पूरे? तो आपको बस क्या करना है, कंस्ट्रक्शंस बतानी है और वर्किंग बतानी है। ठीक है, तो आपको बताने की लेट ए बी द वेव फ्रंट कमिंग एंड व्हेन ए रीच द रिफ्रैक्टिंग सरफेस सम डिस्टेंस इज लेफ्ट फ्रॉम बी टिल द टाइम बी रीच टू सी पॉइंट ए कवर द डिस्टेंस ऑफ ए डी। ये सब लिखना आपको, इसको रे 1 बोल दो, इसको रे 2 बोल दो, तो आपको ये लिखना है। तो मैं लिख देता हूँ, राइट कंस्ट्रक्शन एंड प्रोसीजर। ठीक है, ये लिखना है। आपने ये लिख दिया और ये डेरिवेशन कर दिया, आपके फुल मार्क्स आएंगे इसमें। ठीक है, अगर ऐसे इससे रिगार्डिंग कोई क्वेश्चन आ गया तो। ठीक है, तो चलो आगे चलते हैं। अब हम आ जाते हैं रिफ्लेक्शन यूजिंग हाइगन्स प्रिंसिपल या लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन वेरीफाई करने हैं। प्रूफ या वेरीफाई लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन यूजिंग हाइगन्स प्रिंसिपल। ठीक है, तो इसके अंदर हमें क्या प्रूफ करना है, हमें बस एक ही चीज़ प्रूफ करनी है कि हमारा जो एंगल आई होता है एंगल आर के इक्वल होता है, या हम इसको बोल सकते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब आपने अगर पहले वाली डेरिवेशन बढ़िया से समझ लिया तो ये बहुत इजी डेरिवेशंस हैं। ठीक है, बहुत इजी डेरिवेशन है ये। अब देखते क्या करना है हमें इसमें। हमने एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस ली, ठीक है, हमने रेस स्ट्राइक करा दी इस पे, परपेंडिकुलर ड्रॉप कर देंगे, कुछ ऐसा अजीब सा दिखेगा डायग्राम, बट हाँ ये थोड़ा अजीब है डायग्राम। ठीक है, ये परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर, ये हमारी आती हुई
इंसिडेंट रे, ये रिफ्लेक्टेड रे। नॉर्मल से तो हमारे पास एंगल आई और एंगल आर ये आएंगे, क्योंकि रिफ्लेक्टिंग सरफेस है हम इसमें नीचे पॉलिश दिखाएंगे, मैंडेटरी है। ठीक है, हम टीचर को क्यों दे मौका भाई मार्क्स काटने का, तुम काट के दिखाओ, हम बढ़िया पेपर लिखेंगे, है ना। ए बी और सी डी, ठीक है, हमने पॉइंट्स ले लिया। अब देखो आपको ट्रायंगल्स दिख गए होंगे कि हमें क्या करना है, और थोड़ा सिमिलैरिटी वगैरह का या कॉन्ग्रुएंसी का आपने कंसेप्ट पढ़ा तो बहुत ईजी है। ठीक है, अब देखो प्रूफ करेंगे कि हम लेंगे कि हमें एक चीज़ लिखना है। अब जो हमने करा था वो सब छोटी क्लास में वो नहीं करना, बस हमें लिखना है ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल ए डी सी के। ठीक है, ए बी सी ट्रायंगल दिख गया आपको। ये मैंने गलती कर दी, सॉरी, ये यहीं से जाएगा। ठीक है, फर्क नहीं पड़ रहा, फिर भी कर लिया हमने। ठीक, इसके बाद हम देखेंगे, अगर देखो दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, बस आपको दिखाने क्या वो पता चल जाएगा, एंगल है एंगल आर के इक्वल हमें प्रूव करना है। ये सॉरी, तो हमें एक बात पता है, ए डी इज इक्वल टू बी सी इक्वल टू V1T। ठीक है, ए डी बी सी, जितने टाइम में ए डी वहाँ पहुँचा, बी सी ने अपना पूरा डिस्टेंस कवर किया और V1 टाइम में कर दिया, तो हम बोल देंगे एंगल ए डी सी इज इक्वल टू एंगल ए बी सी इक्वल टू 90 डिग्री, क्योंकि हमने परपेंडिकुलर्स ड्रॉप करे, और ए सी और ए सी हमारे कॉमन पॉइंट हो गए ट्रायंगल का। ठीक है, तो हमने कॉन्ग्रुएंसी के पॉइंट्स भी बता दिए टीचर को, बताओ। तो हम इसे बाय CPCT कॉन्ग्रुएंट पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल एंगल आई इक्वल टू एंगल आर, सिंपल। ठीक है, हो गया हमारे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन प्रूफ। अब आपको इसमें भी क्या लिखने हैं, राइट स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन एंड प्रोसीजर। ठीक है, ऑल गुड। तो आज के लिए इतना ही। अब अगले उसमें आएगी नेक्स्ट वीडियो जिसमें हम शुरू करेंगे डिफ्रैक्शन। ठीक है, ओ सॉरी, इंटरफेरेंस। हम उसमें बात करेंगे कि कैसे दो वेव बनती है और वो कैसे सुपरपोजिशन प्रिंसिपल देखेंगे, कैसे ओवरलैप करती है, डिस्ट्रक्टिव होगी वो कंस्ट्रक्टिव होगी, वो सब देखेंगे।